जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एसएसजीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज लगाएं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एसएसजीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज से हम इस सीरीज को शुरू करते हैं और हम हर रोज आपको 2 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगवाएंगे। और आज हम लगाने वाले हैं 10 जनवरी 2023 को एक एसएसजीडी का एग्जाम हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे 10 जनवरी 2023 के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी। जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, यह मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख शैली है, ठीक है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि जो सत्रिय नृत्य है ये असम का लोक नृत्य है और जो कथक है ये उत्तर भारत का है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि सत्रिय किस राज्य की लोक नृत्य है, तो असम का, ठीक है। कथक जो है यह उत्तर भारत का है और जो ओडिसी है यह ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो जागोई है यह मणिपुरी लोक नृत्य का एक प्रमुख शैली है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। यानी जो जीवाश्म ईंधन जो जलता है उसके द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के तरीका पहचानना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। यानी जो दहन प्रक्रिया होता है, जो जलाया जाता है, उसके प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि करके जो है प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, तपन कुमार पटनायक। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छाऊ नृत्य शैली में तपन कुमार पटनायक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो छाऊ नृत्य है दोस्तों, यह छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में किया जाता है, ठीक है। जो छाऊ है यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आपको सत्रिय बता चुके हैं, ओडिसी बता चुके हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 छाऊ। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यह है दोस्तों, क्वेश्चन यह है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिहिर सेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्तों रामनाथन कृष्णन का। तो जो रामनाथन कृष्णन है दोस्तों, ये भारतीय टेनिस के खिलाड़ी थे, यानी टेनिस खेलने वाले थे, ये खिलाड़ी थे। और इन्होंने यानी रामनाथन जो कृष्णन है, इन्होंने 1960 और 61 में विंबलडन के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया दोस्तों खसाबा जाधव, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो केडी जाधव भी कहा जाता है, ठीक है, केडी जाधव भी कहा जाता है। तो जो खसाबा जाधव है या केडी जाधव, ये भारतीय पहलवान और व्यक्तिगत खेल में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पीछे पर डैश की आकृति है, यानी पिछले हिस्से पर, यानी जो 2000 रुपये का नोट था उसके पीछे कौन सा आकृति बनाया गया था।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मंगलयान। ठीक है, मंगलयान जो है 2000 रुपये के नोट के पीछे बनाया गया था। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है रानी की वाव, तो ये आपके 100 रुपये के नोट पर बनाया गया था। सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है ये आपके 10 रुपये के नोट पर बनाया गया है। बाकी जो लाल किला है यह आपके 500 रुपये के नोट पर बनाया गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि लाल किला किस नोट पर बनाया गया है, तो 500 रुपये के नोट पर। सूर्य मंदिर कोणार्क वाला किस नोट पर है, तो 10 रुपये के नोट पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सितंबर 2022 में किसने कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया था। यानी यहाँ पर करेंट का क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपके SSGD में करेंट का भी क्वेश्चन 1 या 2 पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में किसने कोची में, यानी कोची कहाँ पर है, तो केरल में, कोची में भारत के पहले स्वदेशी यानी अपने देश में बनाए गए विमान वाहक यानी जहाज ढोने वाला पोत यानी नौसैनिक जहाज यानी जो स्टीमर होते हैं उनको INS विक्रांत जिसका नाम था उसको शामिल किया था। तो उसको शामिल किया था दोस्तों नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 सितंबर 2022 को केरल के कोची में भारत के पहले स्वदेशी यानी अपने देश में बनाए गए विमान वाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया था। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? जो कलिंग युद्ध है यह किस राजा के शासनकाल में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों अशोक के, जो मौर्य सम्राट अशोक थे इनके शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो कलिंग का युद्ध है ये 262 ईसा पूर्व हुआ था। 262 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 262 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो कलिंग का युद्ध है इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के किसने 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है कलिंग के युद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी? यानी जो प्रथम पूर्ण जनगणना है यह भारत में कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1881 ईस्वी में। और यहीं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुआ था, तो जनगणना का शुरुआत हुआ था दोस्तों 1872 में, लेकिन पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत को। जो ऋषभ पंत है दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी है ये ऋषभ पंत, तो इनको 2022 में उत्तराखंड राज्य सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। तो 2 आपके करंट का क्वेश्चन SSGD में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। यानी जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, उनके निर्वाचित सदस्य और हमारे जो राज्य विधानसभा होता है उनके निर्वाचित सदस्य, ये सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है यानी पर्व है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना गया है या माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पोला महोत्सव। जो पोला महोत्सव है दोस्तों ये महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है और इस महोत्सव में बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, बाकी हम बात करें जो मकर संक्रांति है, ये तो आप जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का पर्व है। ठीक है,
और जो काला घोड़ा महोत्सव है ये भी महाराष्ट्र का पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की कि संविधान के मूल पाठ में यानी संविधान का मूल संविधान में यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 395। मूल संविधान में यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद शामिल थे। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्नों के उत्पादन में जो वृद्धि है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, मॉस और मर्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मॉस और मर्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ठीक है, जब आप साइंस में बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा आपको सभी समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्व प्राप्तियां डैश होती है क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गैर प्रतिदेय होती है। राजस्व जो प्राप्ति है यह गैर प्रतिदेय होती है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल लागू होने के बाद भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसके मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 में जो है दोस्तों इसमें है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता का जो है इसमें वर्णन है। तो अगर आपसे पूछता है कि कानून के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 15 में राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में जो है अनुच्छेद 16 में दोस्तों रोजगार के क्षेत्र में अवसर के समानता, यानी सभी को अवसर दिया जाना चाहिए रोजगार के क्षेत्र में, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 17 में जो हम बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी छुआछूत का अंत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 18 में। तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के जो है स्वतंत्रता का बात कहा गया है, उसको आप देख लीजिएगा गूगल पर या विकिपीडिया पर। अनुच्छेद जो 20 है इसमें आपको अपराधों के लिए सजा के संबंध में वर्णन है, और अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। जो कर्नाटक है ये भारत में कॉफ़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है कर्नाटक। यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, कॉफ़ी में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, और यहाँ पर अरेबिका नामक कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि डैश खाली स्थान दिया गया है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है, यानी इसमें से कौन सा योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समर्थ योजना। नेक्स्ट हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन का, किस राज्य ने 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है इसने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। तो यहाँ पर हमने जीके जीएस का जो है कंप्लीट क्वेश्चन लगा लिया है।